दोस्तों, चंद्रयान-3 की मेजर सक्सेस के बाद दुनिया भर से अलग अलग रिएक्शन आए। किसी ने तालियां बजाई तो किसी को बर्न ऑयल लगाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन चंद्रयान-3 का जश्न खत्म होने से पहले ही इसरो ने 2 सितंबर की सुबह आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया। और रिसेंटली एक ऐसे मिशन की खबर पूरे मार्केट में फैली हुई है जिसे आप चंद्रयान-4 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली ये मिशन इसरो द्वारा प्लान किए गए उसके इतिहास के अब तक के किसी भी मिशन से बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। रीजन ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिशन एक जॉइंट कोलैबोरेट मिशन होने वाला है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी साथ मिलकर डेवलप और एग्जीक्यूट करेंगी। इसमें अमेरिका की नासा, यूरोप की एशा, जापान की जैक्सा और भारत की इसरो, इन चारों एजेंसियों की ब्राइट माइंड एक साथ मिलकर चंद्रमा पर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जिसकी कैपेबिलिटीज अब तक के चंद्रमा मिशन से बहुत ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में बहुत से प्रश्न आ रहे होंगे, जैसे कि क्या यह मिशन चंद्रयान बैनर के अंदर आएगा? इस मिशन में कोलैबोरेट करने वाली एजेंसी क्या क्या प्रोवाइड करेंगी? और इस मिशन को सक्सेस होने के बाद इंडिया ग्लोबल डेवलपमेंट में कहां स्टैंड करेगा? हम आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब बड़े ही आसानी से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक जितने भी चंद्रयान मिशन को इसरो द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है वो सारे के सारे इसरो के द्वारा ही मेजरली डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए हैं और इसके मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स और पार्ट्स इसरो द्वारा ही बनाए जाते हैं। मगर चंद्रयान-4 इसकी कैपेबिलिटीज से थोड़ा सा अलग होगा और एक जॉइंट मिशन होने के चलते बहुत से लोग इसे ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी ल्यूपैक्स के नाम से भी बुलाते हैं। अब इस मिशन की बात करें तो चंद्रयान-3 की सक्सेस से बहुत समय पहले ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। दिसंबर 2017 में इसरो ने जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा के साथ एक इम्प्लीमेंटेशन साइन अरेंज किया था ताकि इसकी प्री फेज ए और फेज ए स्टडी पर काम शुरू किया जा सके। और करीब 3 महीने तक प्लानिंग और स्टडी करने के बाद मार्च 2018 में इन दोनों स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर एक फेजिबिलिटी रिपोर्ट पेश की थी। अब देखो, फेजिबिलिटी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें मिशन के सक्सेस के चांस, उसके कॉस्ट, उसके इम्प्लीमेंटेशन डेट, उसके फायदे और ऐसे तमाम चीजें लिखी होती हैं। और इस रिपोर्ट में मिशन के बहुत से ह्यूज केसेस बताए गए थे। लेकिन इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था कि इस मिशन के माध्यम से स्पेस एजेंसी चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना चाहते हैं और इसकी क्वालिटी को भी जानना चाहते हैं। क्योंकि देखो, चांद पर इंसानों की बस्ती बसानी है, ये सपना आज हर बड़ा देश देख रहा है और इसके साकार करने की सोच भी रखता है। मगर बस्ती बसाने से पहले हमें इस बात की श्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा करने के लिए जरूरी रिसोर्स मौजूद है या नहीं, जिसके लिए हमें खुद उस जगह पर जाकर इस मामले की जांच करनी होगी। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगी कि चंद्रयान-3 के साथ इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का अचीवमेंट तो हासिल कर ही लिया है और वहाँ पर सॉइल और केमिकल की रिसर्च भी शुरू कर दी है। अब जब ये सब कुछ हो ही गया है तो ल्यूपैक्स का वहाँ पर क्या काम बचा है? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। असल में हमारा चंद्रयान-3 जहां उतरा है वह पॉइंट साउथ पोल से थोड़ा सा अलग है। जबकि साउथ पोल के बारे में कहा जाता है कि वहां पानी के बहुत बड़े बड़े रिजर्व यानी भंडार बर्फ के रूप में मौजूद है। परंतु यहाँ पर चंद्रयान-3 के साथ एक प्रॉब्लम है कि चंद्रयान-3 को काम करने के लिए धूप चाहिए। चंद्रमा के साउथ पोल के कुछ हिस्सों पर धूप कभी भी होती ही नहीं। यही वजह है कि चंद्रयान-3 की लाइफ सिर्फ 14 दिनों की ही रखी गई और उसके बाद उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया, क्योंकि चंद्रमा पर यहाँ के 14 दिनों के बराबर एक रात और 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है। चलिए अब फिर से पॉइंट पर आते हैं। दिसंबर 2018 में इसरो और जैक्सा ने एक जॉइंट मिशन डेफिनेशन रिव्यू रखा जिसमें यह डिस्कस हुआ कि इसरो का चंद्रयान-2 अगर सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर गया तो जापान भी अपनी तरफ से इस मिशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देगा। मगर अनफॉर्चुनेटली चीजें वैसी हुई नहीं जैसी प्लान की गई थी और सितंबर 2019 में जब चंद्रयान-2 क्रैश कर गया तो बातों को थोड़ा होल्ड पर डाल दिया गया, क्योंकि इस मिशन के लिए इसरो को चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ही जरूरी था। लेकिन लकीली चंद्रयान-2 की क्रैश लैंडिंग के कुछ समय बाद बिना समय गवाए चंद्रयान-3 पर काम चालू हो गया और 615 करोड़ के बजट में इसरो ने चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, यह बजट इतना कम है कि कुछ प्रोड्यूसर इतने रुपए में एक फिल्म भी नहीं बना पाते। अब यहाँ पर एक पृष्ठ देखिए, जो मिशन शुरुआत से ही जापान और भारत के बीच हो रहा था, 2019 आते आते उसमें नासा का भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जिसके तहत 24 सितंबर 2019 के दिन नासा ने जापान के साथ इस मिशन को ज्वाइन करने को लेकर डिस्कशन शुरू किया और बाद में सबकी सहमति के साथ नासा भी इस मिशन में पार्शियल हिस्सेदार बन गया। अब आपने ये तो देख लिया कि कौन से देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो देश इस मिशन में क्या योगदान देंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है और इसकी बहुत सी डिटेल्स हमको दी जा चुकी हैं जिनको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो सारे देश ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने पर रिसर्च करेंगे जो न सिर्फ चांद के अंधेरे में बल्कि -180 टेम्परेचर में भी अपना काम कर सके। साथ ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने पर भी फोकस है जो सनलाइट पर बिल्कुल भी डिपेंड ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ल्यूनर पोल पर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां कभी भी सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। इस सभी रिसर्च के अलावा अलग अलग एजेंसीज को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम दिया गया है। पूरी दुनिया में इसरो को जाना जाता है कम खर्चे में बेहतरीन चीजें डेवलप करने के लिए और इसी कैपेबिलिटी की वजह से इसरो इस मिशन के लैंडर को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगा, जहां पर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसरो कम बजट में बेहतरीन लैंडर बनाकर इस मिशन को सक्सेसफुल करेगा।
अब जहां एक मेजर इक्विपमेंट की जिम्मेदारी इसरो ने संभाली है, वहीं दूसरे मेजर इक्विपमेंट जिम्मेदारी JAXA देखेगा। JAXA रोवर का डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जिम्मेदारी उठाएगा। वहीं लॉन्च व्हीकल का कंट्रीब्यूशन जापान की तरफ से ही करा जाएगा। ऐसी रिपोर्ट बार बार आती रहती है, लेकिन इसको लेकर कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। अब लैंडर की सटीक लैंडिंग करवाई जा सके, इसके लिए एनहांस फीचर मैचिंग एल्गोरिदम एंड नेविगेशन इक्विपमेंट को इसरो के लैंडर में यूज किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जापान ने उठाई है। इसके बाद इसरो की जिम्मेदारी है कि उसका लैंडर इस तरह से डिजाइन हो कि वो कम से कम 350 kg के पेलोड को संभाल सके। देखो, हमारा प्रज्ञान रोवर सिर्फ और सिर्फ 26 किलो का था, लेकिन अगर इस प्रकार की सिचुएशन लैंडर के लिए रखी गई है तो हो सकता है कि जापान का रोवर प्रज्ञान रोवर से बहुत ज्यादा भारी हो। अब दोस्तों, लैंडर की बात हो गई और रोवर की भी बात हो गई। अब बात करते हैं पेलोड्स की, क्योंकि इस मिशन में बहुत सारे इक्विपमेंट इस्तेमाल होने वाले हैं। तो सबसे पहले है इसरो द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा GPR, ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार, जो रोवर के ट्रेवल करते वक्त उसके नीचे 1.5 मीटर के जमीनी हिस्से को स्कैन करेगा और उसका डाटा धरती पर भेजेगा। फिर रोवर में लगाया जाएगा नासा द्वारा दिया गया न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, जो रोवर को ट्रेवल करते वक्त उसके नीचे की जमीन में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को स्कैन करने की कोशिश करेगा। यूरोपियन एजेंसीज का एस्फेरिक मास स्पेक्ट्रोमीटर L-बैंड, जो प्लान तो किया गया था रशिया के लूना 27 के साथ भेजने के लिए, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के संबंध रूस से पहले जैसे नहीं रहे और अब इसलिए उसे कैंसिल करके यूरोप इस इंस्ट्रूमेंट को इस मिशन के लिए दे सकता है। एडवांस्ड ल्यूनर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी इस मिशन के साथ जोड़ा जाएगा, जो EMS-L के साथ मिलकर सरफेस की गैस प्रेशर और केमिकल स्पीसीज मेजरमेंट के काम को अंजाम देगा। इसके बाद के सारे मेजर इंस्ट्रूमेंट जैसे परमिटिविटी एंड थर्मोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर मून्स एक्वाटिक स्काउट, जो चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के बाद उसकी क्वालिटी की जांच करेगा, इसे भारत की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यह अंत नहीं है। अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, जो ल्यूनर सॉइल में अल्फा पार्टिकल्स की जांच करेगा और डीके चेन को स्टडी करेगा, इसे भी भारत का PRL ही दे रहा है। लो एनर्जी गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर, जो वहाँ के लो एनर्जी गामा रेज को डिटेक्ट करके वहाँ के हैबिटेबिलिटी के चैलेंज को स्टडी करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट को भी PRL ही देगा। माइक्रोमीटरॉइड एक्सपेरिमेंट, जो चांद के सतह पर गिरने वाले माइक्रो एस्ट्रॉइड की स्टडी करेगा, उनके कंपोजिशन, उनके मास और डायमेंशंस की जांच करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट को भी PRL ही देगा। इवन ल्यूनर इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट एक्सपेरिमेंट, जो चांद की सतह पर चार्ज डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस को स्टडी करेगा, वो इक्विपमेंट भी PRL द्वारा ही बनाया जा रहा है। जिससे आप यह समझ सकते हैं कि भारत का योगदान इस मिशन में सिर्फ और सिर्फ लैंडर प्रोवाइड करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत का योगदान इस पूरे मिशन में बहुत से क्रूशियल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का भी है। इनके बिना चांद की सतह पर पानी की खोज को पूरा करना संभव ही नहीं है। साल की शुरुआत से ही इस मिशन को लेकर तेजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां अप्रैल 2023 में JAXA की एक टीम प्रोग्रेस को डिस्कशन करने के लिए भारत आई थी, और क्योंकि भारत के इन्वॉल्वमेंट की वजह से न सिर्फ इतने सारे इक्विपमेंट के बावजूद इस मिशन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लक्ष्य को बिना किसी दिक्कत के अचीव किया जा रहा है, बल्कि भारत इस मिशन के मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स को भी आज की डेट में प्रोवाइड कर रहा है। भारतीयों के अलावा दुनिया के बहुत से लोग इस मिशन को चंद्रयान 4 की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त भारत की जियोपॉलिटिक्स में डोमिनेंस है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर इसे ऑफिशियली हमारी सरकार चंद्रयान 4 का नाम दिलवा दे। हालांकि अभी तो इस मिशन को साल 2025 और 2026 के बीच लॉन्च करने के लिए प्लान किया जा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या इसरो को इस तरह के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहिए या सोल मिशन एग्जीक्यूट करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो इस वीडियो की लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आपके ऐसा करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।